चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था, जिसे संविधान की सूची से हटा दिया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 370। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि भारत का एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है जिसका अपना संविधान था, जिसे अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के अनुमोदन मिलने के बाद हटा दिया गया। अनुच्छेद 370 के अंतर्गत 6 विषयों का समावेश किया गया है, जो अनुच्छेद 370 अस्थायी था। जम्मू कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1947, 48 और 65 में युद्ध हो चुका था। कब 1947 में, 1948 में, 1965 में युद्ध हो चुका है। 1971 में 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक भारत पाक युद्ध में बांग्लादेश मुख्य मुद्दा था। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गए हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन डी सही है। इसके बारे में देखते हैं कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय एवं अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय 5 प्रकार का रिट जारी करता है। डॉक्टर सुभाष कश्यप ने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा है। मूल अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान का सामाजिक आर्थिक आदर्श कहा जाता है। और भारतीय संविधान का उद्देश्य का भाग को संविधान की आत्मा, दर्शन, जन्म कुंडली, निचोड़, कुंजी आदि कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? ये आपका किसके रूप में? निश्चेतक के रूप में किया जाता है। किस रूप में? निश्चेतक के रूप में। अगर इसका एक्सक्लेमेशन की बात करें, इसके हम लोग देखते हैं कि क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र CHCl3 होता है। प्रमुख निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म, डाईइथाइल ईथर या नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग होता है। क्लोरोफॉर्म का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म से रोगी को अवचेतक अवस्था में रखा जाता है ताकि उसकी शल्य चिकित्सा किया जा सके। क्लोरोफॉर्म का जो यूज होता है वो दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीडेराइट किसका अयस्क है? तो सीडेराइट जो है ना आपका, ये आयरन का अयस्क है। किसका? लोहा, आयरन का अयस्क है। सीडेराइट का सूत्र FeCO3 होता है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, आयरन पाइराइट, कैल्कोपाइराइट सभी लौह अयस्क है। भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। वे खनिज जिनमें से धातुओं को सरलता से लाभकारी रूप में निष्कर्षित किया जा सकता है वो अयस्क कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का कौन सा सबसे प्रचलित नारा है? तो वो आपका है जागो ग्राहक जागो और अपना हक के लिए जागो। तो इस प्रश्न का आंसर फर्स्ट हो जाएगा ए नंबर। और उपभोक्ता के जागरण के लिए कई स्तरों पर विज्ञापन सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता के विवादों को निवारण के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जो क्रमशः 1 करोड़ से 10 करोड़ और उससे अधिक मूल्यों की शिकायत की सुनवाई करता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन दी फॉलोइंग। आपको वन हु डिनाई बॉडी प्लेजर इसके बारे में बताइए। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एसेटिक। क्या हो जाएगा? एसेटिक। इसका मतलब साधु अथवा जिसने सांसारिक सुविधाओं को त्याग दिया हो। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं तुम्हें यह पुस्तक देने आया हूँ। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आई हैव कम टू गिव यू दिस बुक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आई हैव कम टू गिव यू दिस बुक। नेक्स्ट प्रश्न है कि चूज द करेक्ट प्रपोजिशन टू कंप्लीट द फ्राज और ही वॉज नॉक्ड बाई ए बस। इसके बीच में जो भरा जाएगा उसको बताना है। तो इसका मतलब हो जाएगा नॉक डाउन का प्रयोग जो है, ये डाउन का प्रयोग हो, क्या होगा? नॉक्ड डाउन। क्या हो जाएगा? नॉक्ड डाउन। धक्का मार दिया जाना के लिए नॉक डाउन का प्रयोग होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है, चूज द बेस्ट सफिक्स बताना है। द रिवर इज फैंथम। तो फैंथम लेस क्या हो जाएगा? फैंथम लेस। क्या हो जाएगा? फैंथम लेस, LESS। क्योंकि गहराई अत्यधिक हो जिसे मापा ना जा सके उसे फैंथमलेस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें गलत शब्द को आपको पहचानना है कि इसमें गलत क्या है। तो आपका ऑप्शन सी जो है ना, ये आपका गलत है, गलत लिखा गया है।
नेक्स्ट प्रश्न आपका ये बताना है ये जो आपका 8वां प्रेक्षण के बारे में बताना है। तो ये भी आसान प्रश्न है, आप बना लीजिएगा। 11 का आपका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 22 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है और इसका परिमाप 50 मीटर है। मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्या होगा, इसके बारे में बताना है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 25 से आएगा। क्या आएगा, 25। 15 10 कितना होगा, 25 मीटर, यानी आपका पहला नंबर जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्योंकि जोड़िएगा तो परिमाप निकल ही जाएगा। अब परिमाप क्या होता है, 20 l + b बराबर 50 दिया है। आप l + b कीजिएगा तो 50 में 2 से जो 2 ये जाएगा भाग लग जाएगा तो 25 आएगा। l + b का मान क्या हो जाएगा, एक घन के एक विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल 192 वर्ग सेंटीमीटर है। घन की भुजा सेंटीमीटर में क्या होगी, एक घन के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल 192 वर्ग सेंटीमीटर है। घन की भुजा सेंटीमीटर में क्या होगी, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा, आप लोग सूत्र वूत्र याद होगा तो अब बना ही सकते हैं कि घन का विकर्ण क्या होता है। तो घन का विकर्ण क्या होता है, रूट में वर्ग का क्षेत्रफल। मैंने इस तरह से आप निकाल सकते हैं इसको, जैसे आप निकालना चाहें। नेक्स्ट प्रश्न है कि P + Q बराबर 2P - Q, यदि Q बराबर 10 तो P का मान ज्ञात करना है। ये भी आसान क्वेश्चन आप बना सकते हैं। 14 का क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, D, 30 हो जाएगा आंसर। और है आपका, एक घन के विकर्ण की लंबाई 15√3 सेंटीमीटर, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घन का विकर्ण आपको रूट में 3a होता है, आप इस तरह से निकाल सकते हैं। और उसके बाद घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा तो 6 × भुजा स्क्वायर होता है। इस तरह से आप 15 का आंसर हो जाएगा 1350। क्या हो जाएगा, 1350। नेक्स्ट करना है कि शब्द कोपाकुल का अर्थ क्या होता है। तो कोपाकुल का अर्थ क्या होता है, क्रोध से बेचैन। क्या हो जाएगा, क्रोध से बेचैन, कोपाकुल। अब है कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था। पिछला सेट में हम मीराबाई के बारे में थोड़ा बहुत, पिछला सेट क्या, पहला दूसरा सेट देखिएगा, जो सबसे पहला सेट डाले थे उसमें मीराबाई के बारे में बताए हैं। तो मीराबाई का जन्म आपका कहाँ हुआ था, राजस्थान में। कहाँ हुआ था, राजस्थान में। और मीराबाई का जन्म मेड़ता के कुड़की ग्राम में हुआ था, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। तो अशोक वाजपेयी का जो जन्म है ना वो छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था, छत्तीसगढ़ में। और नेक्स्ट है कि अभिनव किसकी रचना है। तो अभिनव जो है ना वो अशोक वाजपेयी की रचना है। किसकी रचना है, अशोक वाजपेयी की अभिनव रचना है। नेक्स्ट है आपका कि शोक किस रस का स्थायी भाव है। तो शोक जो है ना वो करुण रस का स्थायी भाव है। किसका, करुण रस का। नेक्स्ट है कि प्रकाश तरंगे होती है। तो प्रकाश तरंगे क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, क्योंकि आपका ध्वनि जो होते हैं अनुदैर्घ्य तरंग होती है। और नेक्स्ट है आपका कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो गलत बताना है। तो 22 का क्या हो जाएगा, 22 का आपका डी हो जाएगा, कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता है, वो काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एक तरंग की आवृत्ति एवं आवर्तकाल का गुणनफल कितना होता है। तो ये आपका 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। नेक्स्ट है कि ध्वनिक आवेग एवं परम ताप के संबंध में कौन सा सही है। तो ध्वनिक आवेग एवं परम ताप के संबंध की बात करें तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण गुणांक माइक्रोन का मान सदा हमेशा रहता है। तो कैसा रहता है, ये 1 से हमेशा कम रहता है। क्या रहता है, 1 से हमेशा कम रहता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंरक्षित बल के उदाहरण कौन है। तो असंरक्षित बल के उदाहरण आपके घर्षण बल और श्यान बल दोनों हैं। घर्षण बल और श्यान बल दोनों है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यदि किसी बल के प्रभाव में एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य शून्य नहीं हो और किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर करता है अथवा वस्तु के गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन होता है तो इसे असंरक्षित बल कहते हैं। संरक्षित बल में किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, केंद्रीय बल संरक्षित बल होते हैं। संरक्षित बल के उदाहरण है गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल एवं प्रत्यास्थ बल। यदि किसी वस्तु पर कार्यरत सभी बल एक ही बिंदु पर कार्यरत हो तो उसे संगामी बल कहा जाता है। भार क्या है, वह बल है जिसमें पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब किसी वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तो
तब कोणीय त्वरण का मान क्या होगा? जब कोई पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान क्या होगा? तो कोणीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। कैसे होगा इसके बारे में? जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तो कोणीय त्वरण शून्य होता है, क्योंकि कोणीय वेग में परिवर्तन शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक साइकिल मोड़ पर गति करते समय संतुलित रहती है, तो क्या है? कोरियोलिस त्वरण के कारण। किसके कारण? कोरियोलिस त्वरण के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बल का आघूर्ण पैमाना क्या है? तब पिंड को घुमाने की क्षमता क्या हो जाएगा? पिंड को घुमाने की क्षमता इसका आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि वह कारक जो किसी वस्तु को अपने अक्ष के परितः घूर्णन कराता है बल आघूर्ण कहलाता है। यह बल बाहु एवं आरोपित बल का सदिश गुणनफल है। बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन गुणे मीटर होता है। बल आघूर्ण की बीमा ml²t-2 होती है। बल आघूर्ण घूर्णन अक्ष के अनुदिश एक छद्म राशि है जिसकी दिशा भी हमारे दाएं हाथ की मुट्ठी के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। बाहरी बल की अनुपस्थिति में निकाय का द्रव्यमान केंद्र एक समान वेग से गति करता है। बल जिस प्रकार रैखिक गति में कार्य करता है ठीक उसी प्रकार बल आघूर्ण घूर्णन गति में कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका एक युग्म बना होता है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, समान परिमाण के दो भिन्न समानांतर बलों का। और नेक्स्ट प्रश्न आपका कि एक देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है, चाहे देश के बाहर या भीतर उत्पादन किया गया हो? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या हो जाएगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते समय विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय को सम्मिलित नहीं किया जाता है, किंतु भारतीयों द्वारा विदेशों से भेजी गई आय को सम्मिलित कर लिया जाता है। और हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटाने के बाद जो शेष राशि बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेवार है? तो आपका सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय हो वही आपका है आंसर। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो मिनिस्ट्री है यही आपका सही आंसर है। और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि इस मंत्रालय के अधीन एनएसओ कार्य करती हैं। एनएसओ की स्थापना 2019 में किया गया था। यह जीडीपी और जीएनपी का भी आंकड़ा प्रस्तुत करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में किया गया था। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने करा था और 20 रुपया बताया था। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम 1949 ईस्वी में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 8 से 10 जनवरी 2023 तक 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपका इंदौर में किया गया था। कहाँ किया गया था? इंदौर में किया गया था। इस प्रवासी भारतीय दिवस 2023 की विषय प्रवासी भारत के लिए विश्वसनीय भागीदार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? इनडायरेक्ट टैक्स है। तो आपको बताना है तो ये आपका सीमा शुल्क जो है ना वो इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें कि संपत्ति कर वह कर है जो संपत्ति के हस्तांतरण पर लगता है। प्रत्यक्ष कर वह है जो आय कर, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर यानी गिफ्ट कर और व्यय कर, ब्याज कर आदि पर प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स लगता है। अप्रत्यक्ष कर है जैसे में कि सीमा शुल्क है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, जीएसटी है आदि पर अप्रत्यक्ष कर लगता है। भारत में प्रगतिशील कर नीति है। यह दरोगा में क्वेश्चन पूछा जा चुके हैं। भारत में कैसे कर नीति है? तो प्रगतिशील कर नीति है। प्रगतिशील कर नीति में आय के बढ़ने से कर का दर भी बढ़ता है एक सीमा तक। निगम कर को कंपनी कर भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बैंकों को अपनी तरल परिसंपत्तियों और कुल जमा के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता है। यह अनुपात आपका क्या कहलाता है? तो ये आपका SLR कहता है। क्या कहता है? SLR कहलाता है। अब इन सब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक अपनी कुल जमा का एक निश्चित मांग या मात्रा जो RBI द्वारा निर्धारित किया गया है उस मात्रा के बराबर अपने पास शेयर, गोल्ड, बॉन्ड आदि के रूप में जमा रखता है, जिसे सांविधिक तरल निधि अनुपात SLR कहते हैं। वर्तमान में SLR दर प्रतिशत जो है वो 18% है मई 2023 के अनुसार। और हम बात करें CRR की तो इसका रेट 4.50% है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका
मुद्रास्फीति को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किन उपायों का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो आपका रिवर्स रेपो रेट में आप वृद्धि कर दीजिए, ये आपका गलत बात है। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इन लोगों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि मुद्रास्फीति क्या होता है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तु की तुलना में मुद्रा के मूल्य में कमी मुद्रास्फीति कहलाता है। मतलब कि आप समझ जाए कि महंगाई बढ़ जाता है तो उसी को मुद्रास्फीति कहता है। उस समय आपका मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है तथा वस्तु और सेवाओं का मूल्य जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। यही आपका मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन कहलाता है, इन्फ्लेशन कहलाता है। और उसके बाद हम लोग बात करें कि मुद्रास्फीति में वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। मुद्रास्फीति का मुख्य कारण बाजार में तरलता अधिक होना है। मंदी का मुख्य कारण क्रय शक्ति का अभाव है। रिवर्स रेपो रेट वह दर है जब वाणिज्यिक बैंक द्वारा तरलता की अधिकता के कारण अल्पकाल के लिए जो राशि आरबीआई के पास जमा करते हैं उस पर जो ब्याज दर आरबीआई द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो आपका विद्युत उत्पादन को दिया है। किसको? विद्युत उत्पादन को दिया गया है। 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में उद्योगों की 8 कुल संख्या जो है वो इस प्रकार है, जैसे में पेट्रोलियम है, विद्युत है, इस्पात है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, सीमेंट उद्योग है, उर्वरक उद्योग है और कोयला उद्योग है। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिया गया है वो आपका विद्युत उत्पादन को दिया गया है। किसको दिया गया है? विद्युत उत्पादन को। और हम लोग बात करें कि आईपी गणना के अनुसार और आधार वर्ष इसका 2011 से 12 है और 8 मुख्य क्षेत्र के उद्योग आईआईपी में शामिल वस्तुओं के वजन का लगभग 40% प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि माउंटबेटन योजना क्या है? तो माउंटबेटन योजना क्या है? भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करना, यही तो हमको लगता है। तो इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसके बारे में देखते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 ईस्वी को योजना प्रस्तुत किए थे, जिसे हम 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं, जिसे भारत विभाजन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ था, जो 15-16 जुलाई 1947 को पारित हुआ। 18 जुलाई 1947 को जॉर्ज 6 ने हस्ताक्षर किया और इस योजना को बालकनी योजना भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों में बानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसके बारे में बात करें तो इस आंदोलन का समय जो था वो 1930 से 1934 तक था। 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित नेहरू ने किया था। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ किया था। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी से नमक कानून तोड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है? बता दीजिए काहे मिलेला? तो 40 प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। यहाँ के मैदान जो है जलोढ़ मिट्टी से बने हुए हैं। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश एशिया है। भारत चीन की आबादी विश्व की लगभग 38% आबादी है। विश्व की आबादी 2022 में 8 अरब से अधिक हो गई है। और उत्तरी गोलार्ध में आबादी और स्थल का भाग दक्षिणी गोलार्ध में अपेक्षाकृत अधिक है। और जनसंख्या अधिक वही होगा जहां मैदान उपजाऊ हो, जलोढ़ मिट्टी हो, जलवायु गर्म हो आदि। ज्वारीय। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि ज्वारीय वन का सर्व प्रमुख वृक्ष कौन है? तो ये आपका सुंदरी है। कौन है? सुंदरी। कौन है? सुंदरी। और सुंदरी की बात करें तो यह वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में भारत में मुख्यतः पाया जाता है। इसी के वजह से सुंदरवन डेल्टा का नामकरण भी होता है। नीम, देवदार, चीड़, चीकू आदि सदाबहार वन का उदाहरण है। साल, सकुआ, सागवान, शीशम, पीपल, महुआ ये सब पतझड़ वन के प्रमुख वृक्ष है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में मैंग्रोव वन का अनावरण 4,992 वर्ग किलोमीटर हो गया है। मैंग्रोव वन का भारत में सबसे बड़ा भाग गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। और मैंग्रोव वन पर्यावरण की दृष्टि से बहुत लाभदायक है। यह जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। मैंग्रोव वन तटीय क्षेत्र में कटाव को भी रोकती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, रेगुर मिट्टी का काला रंग है, यह बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। बस यही इसका आंसर होता है। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में ही मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान कहते हैं। बलुआ पत्थर, डोलामाइट, रूपांतरित चट्टान को केंद्रिक चट्टान भी कहते हैं। भारत का सर्व प्रमुख मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। नवीन जलोढ़ को खादर तथा पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं। और जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। खादर मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। मिट्टी का अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हॉकी की गेंद का रंग कैसा होता है? तो हॉकी की गेंद का रंग आपका कैसा होता है? सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद। अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि हॉकी गेंद का वजन 155 से 163 ग्राम होता है। हॉकी भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। भारतीय हॉकी संघ की स्थापना 1925 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हॉकी को ओलंपिक में 1908 में शामिल किया गया था।
नेक्स्ट प्रश्न है स्वर्ण कमल पुरस्कार से किसे दिया जाता है, तो ये आपका कहाँ दिया जाता है, ये फिल्म से संबंधित, कहाँ से, फिल्म से संबंधित है। और इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि स्वर्ण कमल फिल्म क्षेत्र में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, साहित्य क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, पराक्रम क्षेत्र में अशोक चक्र अवार्ड दिया जाता है, खेल क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है, बाउल जो है ना पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य, कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। और कुछ राज्य हैं जो जहाँ का नृत्य शैली उसके बारे में देखते हैं कि ओटन थुलाल कहाँ का है, तो केरल का, ओटन थुलाल कहाँ का है, केरल का। घुमरा कहाँ का है, उड़ीसा का, लेकिन घूमर राजस्थान का। घुमरा कहाँ का है, उड़ीसा का। घूमर कहाँ का है, राजस्थान का। यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटक का। घंटा मर्दाला कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। कोल्टम कहाँ का है, तमिलनाडु का। झूला कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। डांडिया कहाँ का है, गुजरात का। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किसके समकालीन थी। हड़प्पा संस्कृति आपका कांस्य युगीन थी, किसकी युगीन थी, कांस्य युगीन थी। इसके बाद हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा जाता है। हड़प्पा की लिपि भाव चित्रात्मक थी। हड़प्पा पंजाब राज्य पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। यह एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। सिंधु सभ्यता काल के लोगों का मुख्य भोजन जो था वो गेहूं और जौ था। नेक्स्ट प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, तो महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन है आपका, सयादवाद का है, सयादवाद। सयादवाद आपका सही आंसर है। इसके बारे में देखते हैं सयादवाद को हम अनेकवाद के नाम से जानते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था और उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। उनकी माता का नाम त्रिशला था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनकी पुत्री का नाम अजोना प्रियदर्शनी था। उनके दामाद का नाम जमाली था। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न महात्मा बुद्ध प्रतिपादित मध्यम वर्ग का मार्ग में कर्म के कितने सिद्धांत समाविष्ट हैं, तो ये आपका 10 गो सिद्धांत समाविष्ट है। कितने सिद्धांत, 10 गो समाविष्ट है। इसके बारे में थोड़ा सा एकदम क्विक रिवीजन करते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुधोधन था। इनके माता का नाम महामाया था। इनके पत्नी का नाम यशोधरा था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनके घोड़ा का नाम कथक था। इनके साथी का नाम चन्ना था। महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी में कुशीनगर में हो गई थी। या इनके मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। उनके घर त्याग का प्रतीक घोड़ा था। उनके ज्ञान का प्रतीक बोधि वृक्ष कमल, बोधि वृक्ष पीपल का वृक्ष है। नेक्स्ट प्रश्न आपका पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण करने की सर्वश्रेष्ठ कला का विकास किसने किया, तो ये राष्ट्रकूटों ने किया था। किसने किया था, राष्ट्रकूटों ने किया था। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि भारत का सर्वश्रेष्ठ गुफा मंदिर कैलाश मंदिर है। एलोरा की कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया था। गुजरात का सोलंकी राजवंश का शासक जयसिंह सिंध द्वारा अपने पूर्वजों की मूर्ति गजारोही प्रकार का बनवाकर राजस्थान के आबू पर्वत पर स्थापित कराया था। कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य राजवंश के शासक विक्रमादित्य 6 के दरबार में बिल्हड़ तथा विज्ञानेश्वर जैसे विद्वान रहते थे। और बिल्हड़ ने विक्रमांक देवचरित पुस्तक की रचना की और विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना की। राष्ट्रकूट राजवंश के स्थापना दंती दुर्ग ने किया था। राष्ट्रकूट शासकों की राजधानी मानेखेट थी। चोल राजवंश की स्थापना विजयालय ने किया था। इसकी राजधानी तंजौर थी। पाल राजवंश की स्थापना गोपाल ने की थी। धर्मपाल ने भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न अब दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया था, 5 वंशों ने शासन किया था। इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। गुलाम राजवंश जो है 1206 से 1290 तक था। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक था। तुगलक वंश 1320 से 1414 था। सैयद वंश 1414 से 1451 था। लोधी वंश 1451 से 1526 तक। नेक्स्ट प्रश्न है क्या विस्तारित मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्न से किसके है, तो ये आपके घातक बीमारियों के रोकथाम हेतु टीकाकरण से, घातक बीमारियों के रोकथाम हेतु टीकाकरण से है। और नेक्स्ट प्रश्न का जो 7 प्रकार के टीकाकरण है जो निम्न प्रकार है, और यह मिशन जो है 25 दिसंबर 2014 को किया गया था। और इसमें डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, हेपेटाइटिस बी आ जाएगा। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य उन बच्चों का 2020 तक टीकाकरण करना है जिसे टीके नहीं लगे हैं। भारत में 1978 ईस्वी में विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था, जिसे 1985 ईस्वी में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम नाम दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 30 डिग्री और 40 डिग्री के बीच स्थित अस्थायी दाब की पट्टी को क्या कहते हैं, तो यह अश्व अक्षांश है। क्या है, अश्व अक्षांश है। और यह उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र है। और बात करें हम लोग कि गजरता 40 एक पछुआ पवन है। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बात करें कि वह है जनवरी 2023 में ताड़ के पत्ते की पांडुलिपि का दुनिया का पहला संग्रहालय कौन से राज्य में बनाया गया, तो आपका केरला राज्य में बनाया गया। कहाँ का,
केरला राज्य में बनाया। निम्नलिखित में से वायुमंडल की किस पेटी को घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है। तो इस प्रश्न का आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? उपोष्ण उच्च दाब वायु पेटी। उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी, यही आपका आंसर हो जाएगा। यह 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश में पाया जाता है। विषुवत रेखा से 30 डिग्री 35 अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों के उच्च वायु दाब की पेटियां उपस्थित रहती हैं। इस उच्च वायु दाब की पेटी को ही अश्व अक्षांश कहते हैं। इसका कारण यह है कि मध्य युग में यूरोप के में खेती के लिए पश्चिमी द्वीप समूह में पालदार जलयानों में लादकर घोड़े भेजे जाते थे। व्यापारिक पवन कोरियोलिस बल और फेरल के नियम के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर तथा दक्षिण गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, समुद्र की गर्म धाराएं। समुद्र की गर्म धाराएं क्या होती है? ध्रुवों की ओर जाती हैं। कहाँ जाती है? ध्रुवों की ओर जाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेंगे। ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इस कारण से गर्मी कम होती है। गर्मी कम होने के कारण वायुदाब उच्च होता है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इस कारण से अधिक गर्मी होती है। गर्मी अधिक होने के कारण वायुदाब निम्न है। दिन में समुद्र से स्थल की ओर दाब प्रवणता उत्पन्न होती है और पवनें समुद्र से स्थल की ओर समुद्र समीर के रूप में प्रवाहित होती है। रात्रि में एकदम इसके विपरीत प्रक्रिया होती है। स्थल समुद्र की अपेक्षा जल्दी ठंडा हो जाता है और दाब प्रवणता स्थल से समुद्र की तरह होने पर इससे स्थल समीर प्रवाहित होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और मलाला दिवस की बात करें तो ये 10 नवंबर को मनाया जाता है। मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है। सार्वभौमिक बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पोंगल क्या है? तो पोंगल क्या है? फसलों का त्यौहार है। क्या है? फसलों का त्यौहार है। पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। ओणम केरल का प्रमुख त्यौहार है। शक्ति पूजा पश्चिम बंगाल का मुख्य त्यौहार है। छठी पूजा बिहार का मुख्य त्यौहार है। नौकायन बिहार केरल का उत्सव है। पतंग उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है? देखिए आ गया ना प्रश्न ऊपर जो हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़े थे। तो सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें ध्रुवों पर पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं? ध्रुवों पर पड़ती हैं। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ध्रुव पर 6 माह का दिन 6 माह का रात होता है। पृथ्वी पर सबसे लंबी वृत्त रेखा विषुवत रेखा है। कर्क रेखा विश्व के 15 देशों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मिजोरम और त्रिपुरा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा किस मौसम में होती है? तो ये आपका जाड़े के मौसम में होती है। कहाँ? जाड़े के मौसम में। सही है, हाँ सही है, जाड़े के मौसम में आपका होती है। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में जाड़े के मौसम में जो वर्षा होती है वह भूमध्य सागर में आने वाली पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। यह चक्रवातीय वर्षा है। भारत में लगभग 80% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है। मानसून पहले आता है केरल राज्य में, अंत में पंजाब राज्य में आता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या है? तो ये आपका हो जाए एम्ब्रेस इक्वलिटी। क्या हो जाएगा? एम्ब्रेस इक्वलिटी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इस नेक्स्ट आपका है संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? तो संप्रभुता का मूल शब्द आपका सुपर एनएस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुपर एनएस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। ये आपका अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। लेड एसिड सेल में आपका H2SO4 होता है। वोल्टाइक सेल में H2SO4 होता है। डेनियल सेल में CuSO4 होता है। लेक्लांस सेल में NH4Cl होता है। सिल्वर ऑक्साइड सेल में KOH जेनोन होता है। मरकरी सेल में भी KOH जेनोन होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा? तो CSO4 हाफ H2 होता है और 2CSO4 × H2 होता है। ये दोनों आपका हो जाएगा, B और C दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु एक क्या है? तो वायु एक समांगी मिश्रण है। क्या है? समांगी मिश्रण है। यही आपका आंसर हो जाएगा। और थोड़ा बात कर लें कि मिश्रण जो होता है दो प्रकार का होता है। एक समांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। तो समांगी मिश्रण का उदाहरण है चीनी पानी, नमक पानी, वायु, बारूद, एल्कोहल जल। और आपका विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है पानी से किरोसिन मिला दीजिए, पानी से बालू मिला दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? तो विरंजक चूर्ण से लिए आपका ये हल्के पीले रंग का चूर्ण है, हमको लगता है यही गलत है। तो 65 क्या हो जाएगा? बी। 65 का क्या हो जाएगा? बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न है कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? ये आपका गंध द्वारा पहचानते हैं। किस द्वारा? गंध द्वारा पहचानते हैं। इस प्रश्न में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि नृत्य इनकी भाषा होता है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। वान फ्रिस ने मधुमक्खियों के नृत्य के बारे में पता लगाया था। वर्मी कल्चर केचुआ पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम पालन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो शहद का फ्रक्टोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज। और जो कार्बोहाइड्रेट और टाइलिन आपको मिला दें तो माल्टोज बनेगा। माल्टोज और माल्टेस मिला दें ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। ग्लूकोज त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। इसका मुख्य स्रोत मोटा अनाज है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि वृक्षों से पुराने पत्ते का गिरना क्या दर्शाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो वृक्ष से पत्ते गिरने लगेंगे। यही तो आपका सही है। और क्लोरोफिल के कारण पत्ते हरे होते हैं। क्लोरोफिल का सूत्र C55H72O5N4Mg होता है। और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन के कारण यह फोटॉन ऊर्जा ग्रहण करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीव का उद्भव हुआ है? तो ये आपका जलीय जीव है। क्या है? जलीय जीव का उद्भव पहले हुआ है। और पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। और 3.5 अरब वर्ष हुआ था। और ज्ञानी मानव का उदय 40,000 वर्ष पूर्व हुआ था। डायोपिथेकस से रामापिथेकस की उत्पत्ति हुई थी। सूर्य की आयु 500 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। होमो सैपियंस नामकरण कैरोलस लिनियस ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लैटिन शब्द मैंडेमसियन परमादेश का अर्थ क्या होता है? यह होता है हम आदेश देते हैं। क्या हो जाएगा? हम आदेश देते हैं। और परमादेश जो है का लेख सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या उस समय जारी किया था जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। इस प्रकार के प्रलेख के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ प्राधिकरणों या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। इससे निजी व्यक्तियों, गैर संवैधानिक विभाग, भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपाल तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को न्यायिक क्षमता में कार्यरत है आदि के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। संविधान का अनुच्छेद 32 में विभिन्न प्रकार के रीटों का उल्लेख है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। क्या है? पुष्प। और इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं कि पौधों में स्थित अंडकों के शिरा भाग को बत्रिकाग्र कहते हैं। बत्रिकाग्र के चारों ओर पुंकेसर रहते हैं। पुंकेसर से पराग वत्रिकाग्र पर गिरता है तथा अंडाशय निषेचित होता है। निषेचन की क्रिया परागण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाता है। डॉल्फिन आपका क्या है? औस्तनी में। क्या है? औस्तनी में वर्गीकृत किया जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या अनिवार्य कच्चा माल है? तो कच्चा माल है आपका कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, तीनों। यानी उनमें से सही यानी उपरोक्त सभी इनका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च वसा पाचक एंजाइम है? तो वसा पाचक एंजाइम कौन हो जाएगा? बता दे तो हमको लगता है यह आंसर हो जाए लाइपेज। क्या हो जाएगा? लाइपेज आपका वसा पाचक एंजाइम है। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट पाचन करता है। पेप्सिन आपका प्रोटीन का पाचन करता है। इरेप्सिन आपका प्रोटीन का पाचन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है? तो राज्य का अनिवार्य अंग जो है आपका कौन है? प्रजातंत्र आपका राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है। और ये राज्य के लिए अनिवार्य अंग की बात करें तो जनसंख्या चाहिए, निश्चित भूभाग चाहिए, प्रभुसत्ता चाहिए, सरकार चाहिए। प्रजातंत्र राज्य का अंग नहीं है अपितु एक प्रणाली है। और प्रजातंत्र का अर्थ होता है वह शासन जिसमें कोई राजा ना हो। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है? तो इस प्रश्न को जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके, भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। क्या होता है? नियुक्त किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। और यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 के प्रावधान के अनुसार किया जाता है। सरकार की संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। लेकिन यदि लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिला हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपनी स्वविवेक का प्रयोग करता है।
इस स्थिति में राष्ट्रपति प्राय सबसे बड़े दल अथवा गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और उससे सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता था जो विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल किया हो। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस वर्ष लेखांकन को लेखा परीक्षण से अलग किया गया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1976। क्या हो जाएगा? 1976। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अश्रु गैस क्या है? तो अश्रु गैस क्या हो जाएगा आपका? 79 क्या हो जाएगा? अश्रु गैस क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन इसका सही आंसर है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तब प्राकृतिक रबर आपका आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका है? आइसोप्रीन का बहुलक है। ये आपका मैथ आ गया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 25:64। यही आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 25:64। ये भी इसका तो आसान चीज़ है, ये तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि x² + 1/4 है तो इसको बनाइएगा तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? तो इसका ऑप्शन ए आ जाएगा। 100 क्या आ जाएगा? 83 नंबर को बनाइएगा तो 83 नंबर का ऑप्शन ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, यानी 6 आंसर आ जाएगा इसको बनाइएगा तो। नेक्स्ट प्रश्न है 84 का क्या हो जाएगा? 84 का भी ऑप्शन ए आ जाएगा। 180 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट है 3 सिक्के उछाले देते इसका प्रश्न 7/8 हो जाएगा। ये बना लीजिएगा। 85 का 7/8। नेक्स्ट है कि 86 का 1789 की फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था हो? ये आपका संवैधानिक राजतंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 86 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 86 का डी हो जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति प्रारंभ होता है। उस समय फ्रांस का शासक लुई 16वां था और 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के बाद गणतंत्र स्थापित किया गया था। 1804 में नेपोलियन ने गणतंत्र को समाप्त कर राजतंत्र स्थापित किया था। नेपोलियन को क्रांति का पुत्र कहा जाता है जिन्होंने क्रांति का गला घोंट दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पा स्थल से? जूते हुए खेत का जो मिला है वो कालीबंगन से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगन से मिला है। और इसके बारे में देखें, कालीबंगन राजस्थान के गंगासागर जिला में स्थित है। कालीबंगन से अलंकृत ईंट प्राप्त हुआ। टेराकोटा का हल बनावली से प्राप्त हुआ था। बनवाली से उत्तम किस्म के जौ मिला है। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र का प्रमाण मिला है। चंद्रशेखर मन के उद्योग के लिए विख्यात है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में हरित क्रांति किस दशक में? तो 1960 के दशक में। कब होती है? 1960 के दशक में हरित क्रांति होती है। और हरित क्रांति का जन्म नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 में माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जन्म MS स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति का जन्म भूमि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सेब के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सेब के लिए प्रसिद्ध है। अब एक्सप्लेनेशन करते हैं कि कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों सेब के लिए प्रसिद्ध है। आलू का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। किसमें? उत्तर प्रदेश, यूपी में होता है। भारत में नागपुर में नींबू संतरा के लिए प्रसिद्ध है। नारियल का सबसे अधिक उत्पादन केरल राज्य में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? तो आपका कौन हो जाएगा? बोकारो। क्या हो जाएगा? बोकारो इसका 1964 में किया गया था। हमको ये याद है। बोकारो संयंत्र की स्थापना 1964 में किया था। और इसको छोड़कर इन तीनों का स्थापना जो है वो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, जबकि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। और सबकी बात करें तो भिलाई इस्पात कारखाने की स्थापना रूस के सहयोग से हुई थी। दुर्गापुर संयंत्र की स्थापना ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से हुई थी। और राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय संसाधन क्या है? तब क्या हो जाए? जल हो जाए। पानी हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पानी। और हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, ब्रोमीन क्या है? तो ब्रोमीन आपका लाल द्रव। क्या है? लाल द्रव आपका ब्रोमीन है। ब्रोमीन क्या है? लाल द्रव। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 का जीता है? तो आपका श्रीलंका जीता हुआ। कौन जीता है? श्रीलंका जीता है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू किया? तो आपका राजस्थान ने शुरू किया है। कौन शुरू किया है? राजस्थान ने। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के निर्वाचन कौन करता है? तो आपका महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से। 95 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। 95 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर दी प्लीज हेल्प फॉर। तो 96 के क्या हो जाएगा? 96 का
ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस में प्लीज का प्रयोग होने से यू आर रिक्वेस्टेड में बदल जाएगा। तो 96 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हर, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 97 का, चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें रॉन्गली चुनना है, तो 97 के क्या हो, 97 का डी हो जाएगा। एवर्सन का गलत लिखा गया है यहाँ पर, इसका सही हो जाएगा AVERSION, अनिच्छा। नेक्स्ट प्रश्न है 98 का, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। तो इस प्रश्न का 98 क्या हो जाएगा, 98 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग। तो 98 का हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, choose the grammatically word part in the following sentence, we will have to walk now since he had missed the bus। तो 99 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है 99 का सी किस लिए होगा कि सिंस के बाद क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस V2 का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार वी हैड मिस्ड की जगह पर वी मिस्ड का प्रयोग कीजिए। 100 क्वेश्चन है कि पीताम्बर निम्न में से किसका समास को उदाहरण है, तो ये आपका कर्मधारय समास है। अभी क्यों है इसके बारे में देखते हैं। कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेषण होता है, जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। और पीताम्बर में पीत मतलब पीला है, अंबर जिसका, अंबर मतलब वस्त्र, नीलकमल है जो नीला है जो कमल, चंद्रमुखी चंद्र के समान। तो इस प्रकार से हम लोग आज का जो टेस्ट है वो समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।